अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक तो हमारा वैसे कैपेसिटर है, लेकिन उससे पहले गाज़िस लॉ की इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये इस लिहाज से भी ज़रूरी है। पीछे गाज़िस लॉ के टॉपिक में मैं इसको रह गई थी मुझसे, तो मैंने कहा चलो इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर है, तो उसमें ये चीज़ मैं करवा दूं, क्योंकि ये करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे मैक्सवेल इक्वेशंस हमने पढ़नी है, वहाँ भी ये चीज़ एन बैन इसी तरह से आनी है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। और याद रखिएगा ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाज़िस लॉ। अगर आपके पास इसके नोट्स ना भी हों तो कोई मसला नहीं, आप यहीं से इसको तैयार कर सकते हैं। रो डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, ये लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी क्यू का आंसर रो डी वी आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो डी है ना ये कैंसिल हो जाएगा आपका ये वाला, और ये बच जाएगा क्यू की शेप में आएगा, और यहाँ इंटीग्रल का साइन। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे फ्लक्स की डेफिनेशन है। फ्लक्स होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। और फ्लक्स की बाय गाज़िस लॉ हमारे पास डेफिनेशन है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैं पढ़ा के आया हूं आपको। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इनको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे पुटअप करेंगे आप, तो ये आपके पास इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाज़िस लॉ आ जाएगी, ठीक है। ये दिस वन, तो ये आपके पास आ गई इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाज़िस लॉ। जहां तक डिफरेंशियल फॉर्म का ताल्लुक है, इसी इंटीग्रल फॉर्म से आप डिफरेंशियल फॉर्म एवेल्युएट करेंगे। ये आपने जी इंटीग्रल फॉर्म ले ली इक्वेशन नंबर 3 में, वंस अगेन लिखा इसको। उसके बाद यहां आपने अप्लाई करना है गाज़िस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हमने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ रखा है। अगर आपको इस वक्त ज़हन में नहीं है तो आप वेक्टर का चैप्टर का लिंक खोल के भी इसको देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट सीरीज़ के लेक्चर है उसके अंदर। उसके मुताबिक डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, आपको वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर ओवर द होल सरफेस दैट इज wrapping द वॉल्यूम। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। इसके मुताबिक ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, ठीक है जी, वेक्टर फील्ड का, दिस वन। और आपने डाइवर्जेंस थ्योरम को जब यहाँ अप्लाई करना है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम में आपने, ये आपकी स्टेटमेंट है डाइवर्जेंस थ्योरम की, दिस वन, इक्वेशन नंबर 4। ये आपके पास डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस है, ये इक्वल टू किसका, ई का, और ये इक्वल टू है ई के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल ओवर द होल सरफेस दैट इज wrapping द वॉल्यूम। अब इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 दोनों की आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये वाली, इनको इक्वेट कर दें राइट हैंड साइड्स को, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगले स्टेप में इस साइड को आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे, तो बाकी जो इक्वेशन बचेगी ये आपके पास है, एक मिनट, ये जो बाकी बचेगा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज ही लैपलास इक्वेशन, तो लैपलास इक्वेशन में ये फॉर्म यूज होनी है हमारी। तो ये थी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाज़िस लॉ, और ये एक छोटा सा सफ़ा पढ़ते ही आप लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन भी ड्राइव कर ली। चलिए कैपेसिटर का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये है जी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के हवाले से। कैपेसिटर आपको पता है जी, डिवाइस जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होती है। तरतीब वही है टॉपिक्स की जो हमने ज़्यादातर लोगों ने एफएससी में पढ़ रखा है। सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन आपके पास आनी चाहिए। सामने आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं कैपेसिटर के। ज़्यादातर जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ये पहले वाला लेफ्ट साइड का ये यूज़ किया जाता है हमारे पास, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला सिंबल।
दोनों सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी आप एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब ज्वाइन कर देंगे, तो जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से चार्ज प्लेट्स की इनर साइड पे स्टिक हो जाता है, इवन इफ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और वो वहां से फ्लो नहीं करता। हाँ, जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करते हो कैपेसिटर की प्लेट्स को, तो ये चार्ज ट्रेवल करता है रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, अगर आपके पास कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो क्यू के इक्वल है और उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V से आप शो करें, तो कैपेसिटेंस रेशियो ऑफ स्टोर्ड चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उनको कैपेसिटेंस कहेंगे इसको। इसका यूनिट फैराड, वेरी बिग यूनिट, कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। आमतौर पे ये यूज नहीं करते हम यूनिट, स्मॉल यूनिट होते हैं माइक्रो और पिको में, वो यूज किए जाते हैं। ये वही बात है जो आपने शायद 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन सिंपल, एबिलिटी ऑफ मेजरिंग, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज। कैपेसिटेंस ज्यादा मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, कैपेसिटेंस कम मतलब थोड़ा चार्ज स्टोर होगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक डायग्राम ये बनी हुई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका वेक्टर, जिसका एरिया हमारे पास ए के जरिए शो किया गया, कैपिटल ए, और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आप देख सकते हैं स्मॉल डी से शो किया गया। अब आपने इनकी कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करनी है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर पोटेंशियल, अभी आप पढ़ के आए। अब चूंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से Q का फॉर्मूला निकाल लें, डेंसिटी इंटू एरिया, ये आप पुटअप कर दें ऊपर, डेंसिटी इंटू एरिया। हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल ग्रेडियंट की शक्ल में, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डेल्टा V को V से शो कर दें और डिस्टेंस को D से कर दें, तो V इज इक्वल टू ED आ जाएगा। ये इक्वेशन में ये भी शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होते हैं, यहाँ पर ED कर दीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये गाजला की एप्लीकेशन है जो वैसे तो हमारे उसमें नहीं थी नोट्स में, लेकिन मैंने अलग से करवाई थी आप लोगों को। वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पुटअप कर दें, तो सिग्मा ए, आप सिग्मा की वैल्यू निकाल के भी पुटअप कर सकते हैं, जिससे नीचे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएं, ये चीज ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यू नो दिस थिंग, तो ए ओवर डी, ये फॉर्मूला आ गया। ये कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम इफ देयर इज नो अदर मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम। एयर आमतौर पे हम ले लेते हैं, सेम ही चीज है। अगर आपने किसी मीडियम के लिए काम करना है, ठीक है ना, तो उसमें यूं करेंगे आप कि एप्सिलॉन नॉट के साथ यहाँ पर एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप लेंगे यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और याद रखेगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू होती है रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस परमिटिविटी का प्रोडक्ट। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपका आधा फॉर्मूला वही है ऊपर वाला, तो मीडियम की कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होगी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस, मतलब। और इसमें एक और चीज भी है, ये जो एप्सिलॉन आर है ना, इसका आंसर हमेशा लेस देन ग्रेटर देन 1 होता है। अगर इक्वल टू 1 करेंगे तो फॉर एयर ही आएगा, एयर के अलावा या वैक्यूम के अलावा इसका आंसर ग्रेटर देन 1 ही रहता है। अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया मैथमेटिक्स के सिंपल रूल के मुताबिक ये जो मीडियम वाली कैपेसिटेंस होती है, सी मीडियम जिसे मैं लिख रहा हूँ, ये ग्रेटर देन वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस से होती है। इसका मतलब कि जब आपकी प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इंसर्ट कर दोगे तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी,
अब कैपेसिटेंस बढ़ने की मेन वजह क्या है वो आगे आपको अभी टॉपिक मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप कोई मीडियम इंसर्ट करते हो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, होता यह है कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लेट्स के बीच में मौजूद है, आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंसुलेटिंग मीडियम लेकर आते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो इंसुलेटिंग मीडियम है ये पोलराइज हो जाता है। आपके जो एटम्स है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलराइज्ड और एक होते हैं नॉन पोलराइज एटम्स। पोलराइज का मतलब ये होता है उन एटमों का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये थोड़ा सा एक तरफ होता है और पॉजिटिव न्यूक्लियस थोड़ा सा दूसरी तरफ होता है, तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, इस तरह के जो एटम है ना, इनमें जो सेंटर है आपके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का और न्यूक्लियस दोनों सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, जो आपका दूसरी किस्म के एटम है जो न्यूट्रल होते हैं हर लिहाज से, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का सेंटर और न्यूक्लियस सेम होते हैं। अब आप जब एक इंसुलेटिंग मीडियम को प्लेस करते हो, या जस्ट अ मिनट यार, ये किसी ने आप खोला हुआ है अपना माइक, मुझे भी आवाजें आ रही हैं। काइंडली जरा माइक यार बंद करें सब लोग चेक करके, वरना ये होगा फिर मुझे बंद करना पड़ता है, तो आप जब बात करना चाहोगे उस वक्त कुछ वो बात नहीं होगी। माइक बंद करके बात सुने, हाँ जब सवाल होगा फिर आप माइक खोल लीजिएगा, मैंने आपके लिए ऑप्शन खोली रखी है, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब आप इंसुलेटिंग मीडियम को इंसर्ट करते हो बिटवीन द प्लेट, तो अंडर द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आपके एटम्स पोलराइज हो जाते हैं, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेता है अपने आप को पॉजिटिव प्लेट की जानिब, और जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा अपने, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा चला जाता है नेगेटिव प्लेट की जानिब। इस पोलराइजेशन के नतीजे में आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके नतीजे में आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपका एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको अभी फॉर्मूला हमने पढ़ के आया इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इसका मतलब है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगा, और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, ये जो मैंने अभी मेंशन किया सर्कल में, और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है आपस में प्रोपोर्शनल है, दोनों डिक्रीज कर गए। पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Q इज इक्वल टू CV। Q अगर आप फिलहाल कांस्टेंट ले लेते हैं तो C और V प्रोपोर्शनल आ गए। जब ये डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, मतलब ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ये वो चीज है, इसको हम कहते हैं, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा था, मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स, वो आगे आने वाला है, वहां आपको मैं टॉपिक दिखा दूंगा, लेक्चर साथ में जिक्र यही करना था उसका मैंने। तो ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे यूनिट्स आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये तो हमने कुलम लॉ में पढ़ी थी। इसके बाद जो आपके पास चीजें आ रही हैं वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कुछ उसकी एप्लीकेशन है वो आपने निकालनी है। जहां तक ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आ रहा है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से सिर्फ देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में हम सबको याद ही होता है बचपन से कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस एड अप होती हैं, पैरेलल में 1 ओवर करके एड अप होती हैं। तो कैपेसिटर का उलट मामला है, कैपेसिटर सीरीज में 1 ओवर करके ऐड होते हैं। आप सिर्फ रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूलों को ध्यान में रखें, कैपेसिटर्स के याद हो जाते हैं, और पैरेलल में ये डायरेक्ट ऐड होते हैं, C1 C2 C3 ऐड हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। न्यूमेरिकल के हवाले से एक बात और भी नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, लेट्स सपोज, और ये आपने एक इसको पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ इसके ऊपर, ठीक है जी, ये R1 है और ये R2 है, तो यहां से लेकर यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कहलाएगा V1, ये टोटल पोटेंशियल V। अगर आपने V1 निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू V,
ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये चीज अगर रेजिस्टेंस के बजाय कैपेसिटर्स होते फिर क्या होना था, देखें न्यूमेरिकल के हवाले से ये फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल आए तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि इसको टैकल कर सको। ये देखें आपके पास ये C1 है, ये C2 कैपेसिटर और ये V है। अब आपने यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल मालूम करना है जिसको हम नाम दे रहे हैं V1। V1 इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके पास आएगा C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। ये वो फर्क है जो आपको याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आगे जाके पढ़ेंगे आप। V इज इक्वल टू IR। और जो आपका है, अल्लाह आपका भला करे, कैपेसिटर, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, इस वजह से ये फॉर्मूले में चेंज आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई। ये तो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के हवाले से देखना, कोई ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है उनको। ठीक, तो ये वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रहा था। अब आ गया टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये वही जिसे आप FSC में पढ़ा करते थे, लेकिन यहाँ इसका ट्रीटमेंट है थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला, वहां आप डायरेक्ट किया करते थे इसको। एनर्जी स्टोर का मतलब है कि जब आप कैपेसिटर के दो प्लेटों को बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क डन इन स्टोरिंग द चार्ज। कैसे भला, देखें जब एक चार्ज पॉजिटिव आ गया प्लेट के ऊपर, फिर दूसरा पॉजिटिव आ गया, फिर तीसरा आएगा, अब होगा क्या, हर पॉजिटिव चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस चीज को जहन में रखें। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को नहीं आने देगा, रिपेल करेगा, कूलम रिपल्सिव फोर्स। अब जब आप पीछे से चार्ज बैटरी भेजी जाएगी, आगे चार्जेस की अकुमुलेशन होती जाएगी, तो आपका एक वक्त आता है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होता है। ठीक है ना, जो चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं दूसरे को, लेकिन पीछे से बैटरी क्या कर रही होती है, वर्क डन कर रही होती है, चार्जेस को भेजी जाती है। जहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वहां आप कहते हैं कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया। इसका मतलब है बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वही बैटरी का वर्क डन अपीयर हो जाता है एज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। तो जहां तक वर्क डन का ताल्लुक है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास आमतौर पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम पढ़ के आए हुए हैं। अगर मैं इसको W की शक्ल में रखूं तो ये V इंटू क्यू बन जाएगा फॉर्मूला। अगर मैं इसको DW लूंगा तो पोटेंशियल तो यहाँ पे फिलहाल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम तो चार्ज को कर रहे हैं, तो DQ इसका इक्वेशन बनेगी। और V का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, V Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q ओवर C। कैपिटल Q आप समझ लें कि फाइनल वैल्यू है, स्मॉल Q इनिशियल वैल्यू है, या मिड में कोई वैल्यू आ रही है उसको शो कर रहा है। इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो Q ओवर C बनेगा। ठीक है, उसके साथ DQ आ गया। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है, W यानी वर्क डन निकालने के लिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ मैं इंटीग्रल साइन शो कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंटीग्रल साइन शो करेंगे DW के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, W में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, D और इंटीग्रल कैंसिल आउट होते हैं। इधर 1 ओवर C कांस्टेंट है, Q और DQ। और जहां तक लिमिट्स का ताल्लुक है 0 से प्लस Q, कैपिटल Q मैं आपसे पहले कहा था इसको लेट करना, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो x dx इंटीग्रेशन का, तो x स्क्वायर बाय 2 ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप, तो ये आएगा 1 ओवर C। ठीक है, और Q स्क्वायर ओवर 2, लिमिट अप्लाई करोगे 0 टू कैपिटल Q, सॉल्व करोगे तो 1 ओवर C आएगी, इसके अंदर Q स्क्वायर आएगा और साथ में 2 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। बाकी आप Q इज इक्वल टू CV पुटअप कर दें तो उस शेप में भी आप फॉर्मूले को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हाफ CV स्क्वायर अगला फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर 2 CV स्क्वायर, अगर Q की जगह आप CV पुटअप कर दें। और इसी तरह आप एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पे बने नजर आ रहे होंगे आपको इस जगह पर। ठीक है, तो ये आपके हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का टॉपिक। अब इसको आपने एनर्जी डेंसिटी में अगर लेके जाना चाहें तो आप क्या करेंगे,
अच्छा, ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ना, ये है फॉर क्या नाम है, वैक्यूम। इसमें अभी हमने कोई और मीडियम नहीं एंटर किया। देखें, मैं बेसिक फॉर्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 CV स्केयर, इसको ले लेता हूं। C का आंसर मुझे पता है, अभी अभी मैंने ड्राइव किया है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और V इज इक्वल टू ED होता है, तो ये हो जाएगा E स्केयर D स्केयर। ये एक D स्केयर से कट गया, ये बन गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्केयर AD। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे चाहिए एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू से शो करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी को, तो टोटल एनर्जी ओ पर यूनिट वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन होती है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कटेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी का वैक्यूम के लिए। और अगर कोई और मीडियम है बीच में, तो उसके लिए बस आपको इतना करना है, इसके अंदर 1/2 एप्सिलॉन आर यूज कर लें, या जो इसका सिंबल यहाँ मेरा ख्याल में के यूज हो रहा है सिंबल अदर मीडिया के लिए, तो वो आप उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आगे जाकर तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो कितना मसला नहीं है। तो ये एनर्जी डेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। जहां तक एप्लीकेशंस का ताल्लुक है, एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं आपकी, जहां भी मोटर्स यूज हो रही हैं, आपको पता ही है, आपके फैंस हो गए, आपके पंप हो गए, इन हर जगह पे कैपेसिटर यूज हो रहा है। फिर आपका कैपेसिटर जो है, ये जो आप करते हो रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस, वहाँ कैपेसिटर आप यूज़ करते हो एनर्जी स्टोरिंग के हवाले से, रिपल्स के अंदर जो किक्स होते हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से यूज़ कर रहे हो। तो एप्लीकेशन बेतहाशा, तो वो आप खुद देख लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपके पास नोट्स हैं। तो जहाँ तक ये भी मैंने बता दिया, एनर्जी डेंसिटी मैं बता चुका हूँ आपको, वैक्यूम में और अदर मीडियम के अंदर दोनों के हवाले से ये बात हो गई है। अब आप आ जाते हैं कैपेसिटेंस की, ये जो एप्लीकेशन है ना, सिलेंडर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कर चुके हुए हैं, वो हमने काम करना है। ये कैसे करेंगे हमारे पास, अच्छा ये जो आप देखेंगे दोबारा कैपेसिटेंस स्टार्ट हुआ है, कैपेसिटेंस हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो काफ़ी है। यहाँ से अगर आपने देखना है, जस्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये जो पोर्शन अब शुरू हो रहा है, इसमें मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन कराना है। तो ये जितना है ना फेरेड वगैरह और Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है जी। इसमें मजीद कोई चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस। अब आप कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका तरीकाकार देखें। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू CV, बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है C इज इक्वल टू होता है Q/V, ये है जी वो बेसिक तरीकाकार। हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है असल में। अगर पोटेंशियल मैं कैलकुलेट कर लेता हूं बिटवीन द टू प्लेट्स, या बिटवीन टू जो भी मेरे पास कैपेसिटर जिस शेप का, सिलेंडर की शेप में है, पैरेलल प्लेट की शेप में है, सफियर की शेप में है, तो होगा तो यही ना, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव प्लेट होगी। अब चाहे वो स्फेरिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, या वो इस तरह सीधा सीधा स्ट्रेट प्लेट्स की शेप में है, क्योंकि कैपेसिटर तो डिफरेंट किस्म की शेप्स में होते हैं। तो मैंने मालूम करना है पोटेंशियल असल में, और पोटेंशियल मालूम करने के लिए जो मैंने इक्वेशन यूज करनी है वो ये है, और ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है प्लस से लेकर माइनस की जानिब, यानी प्लस प्लेट से लेकर माइनस वाली प्लेट की जानिब। और इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे E/ds, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है असल में। अगर आपको याद हो, मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में कराया हुआ है आप लोगों को, तो ये वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अगर आपने टोटल ये जो ये कैलकुलेशन है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, कि अगर आपके पास दो प्लेट्स हो, उनके दरमियान आपको टोटल मालूम करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो कैसे मालूम करते हैं, उसका ये सारा सोल्यूशन हमने किया हुआ है। पॉजिटिव प्लेट का आंसर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव का भी यही जवाब होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करें आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब जहां तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, ये फॉर्मूला जो पहला प्लेट का वो तो मैं पीछे कराया हूं, ये हो चुका है। मजीद अब हमने जो करना है स्फेरिकल कैपेसिटर, ये वाला, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसमें एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इनकी हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है। अच्छा, ये जो इनकी कैलकुलेशन है ना, थोड़ी सी एलैबोरेटेड फॉर्म में, वो जो मैंने आपको लिंक शेयर करवाए थे उसमें भी आप देख लीजिएगा, वहां भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मैं कैपेसिटर के नाम से ही वो टॉपिक है,
मैंने लिंक उसका दिया हुआ है, उसको खोल के देख लीजिएगा लिंक को, तो उसमें भी आपको ये अलग अलग हर टॉपिक मिल जाएगा कि कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें या सिलेंडर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो कैसे करनी है, वो जो इंटीग्रेशन वाली टर्म्स है ना वो उसमें सॉल्व हुई हुई हैं। अच्छा अब देखें, स्फेरिकल एक कैपेसिटर है आपके पास, तो अगर इसकी इनर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, आउटर प्लेट नेगेटिव चार्ज है, दरमियान में ये मीडियम है। इनर प्लेट का जो रेडियस है वो हमने स्मॉल ए ये मेंशन हुआ है, आउटर प्लेट का रेडियस स्मॉल बी ये मेंशन किया हुआ है। लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट पी है जिसका रेडियस आर आपने लिया हुआ है, ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स। अब आर की वैल्यू ए से ग्रेटर और बी से लेस देन है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब हमने मालूम करनी है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए, मैंने कहा था ना हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना असल में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, उसका फॉर्मूला ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल के लिए हम डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी एस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई की ये वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे और डी एस को डी आर से रिप्लेस करेंगे। इंटीग्रेशन करनी है 1/r स्क्वायर की, और ये बहुत सिंपल है, आप लोगों को इसका अंदाजा तो होगा ही, डी आर, ये आर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे। मैं हमें इस तरह का सवाल हमने शायद पहले भी मैंने कराया आप लोगों को, और इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर है ना -2 पावर, उसमें एक प्लस करेंगे, उसी से नीचे डिवाइड कर देंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे। और लिमिट जाहिर बात है पॉजिटिव से नेगेटिव या पॉइंट ए टू बी हो रही है ना, ए टू बी अप्लाई कर दें, पॉइंट ए से पॉइंट बी, प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, ठीक। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब ये जो आंसर आया ये आया डेल्टा वी का, लेकिन कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं Q ओवर डेल्टा V को। तो बस 7 नंबर इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q ओवर डेल्टा V निकालने, वो जो जवाब होगा वो कैपेसिटेंस कहलाएगा, जो यहाँ 8 इक्वेशन में बना पड़ा है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इतना सा काम है। अगला कैपेसिटर देखें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसमें भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिलेंडर के लिए ये आंसर है जो आप यूज करेंगे। अब देखें सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में उसी तरह आपने इंटीग्रेशन करनी है, वो जो ऊपर वाला आंसर जब यहां यूज करेंगे तो आर आपके पास पॉइंट, असल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर आपके पास ये है ना, एक सिलेंडर है लेट्स सपोज, और ये इसकी इनर प्लेट है, इससे मिलती जुलती डायग्राम आप लोगों ने पेपर 1 में पढ़ी हुई है उधर, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमें कैलकुलेशन कर रहे थे वहां पे, हॉलो सिलेंडर के लिए। लेकिन ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है पहले की तरह, यानी इसको आप ए का नाम दे दें, इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक, और इसका नाम आप बी दे दें। अब ये वो पॉइंट है पी जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम करना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप मालूम करेंगे वो जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है, ये पीछे कैलकुलेशन आती है 1/2 पाई, इसको इस एज सच ही आप यूज करेंगे। अभी इसको प्रूव करने के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ना चाहते हैं लिंक में देख लीजिएगा, वहां पे होगा। अच्छा, ये जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स को, जब आप बाहर ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, लेंथ ऑफ कैपेसिटर सिलेंडर Q 2 पाई, 1/r को इंटीग्रेट करना। अब 1/r, ये 1/x की इंटीग्रेशन होती है आमतौर पे log x, ln x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके पास आ जाएगी लॉग ऑफ अपर लिमिट यानी a माइनस बी, और वो सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आता है, ठीक है। अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है आपके पास a, तो log b माइनस log a, log b ओवर a कहलाता है। अब यहाँ पर आपके ये जो आंसर है ये डेल्टा v का आंसर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, q ओवर डेल्टा v में शिफ्ट करें, कैपेसिटेंस का आंसर आपके पास ये आ जाएगा फॉर सिलेंडर। सिंपल हो गया ये भी। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये भी पेपर में अलग से इंडिपेंडेंट 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर व्यू वगैरह। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी मैं आपसे कह रहा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे कहते हैं, के से शो किया हुआ आगे जाकर, मैंने एप्सिलॉन आर के जरिए पढ़ाया आप लोगों को। तो ये सारा पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इंड्यूस चार्ज उसके हवाले से, और मॉलिक्यूलर व्यूज में ये वो जो अभी मैं बता रहा था, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है, इंड्यूस डेंसिटी के नतीजे में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, जिसके नतीजे में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, ये वही रिलेशन सेम टू सेम। और एनर्जी डेंसिटी के रिलेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में विदाउट डाइलेक्ट्रिक,
फिर इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन की जब आप ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपके एटॉमिक इलेक्ट्रिक जब ब्रेक करती है वो एक मखसूस पोटेंशियल के ऊपर जाकर हो सकता है ये काम। तो मॉलिक्यूलर व्यू मैं सारा आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो ये आप इसको अब यहाँ से स्टडी कीजिएगा। लास्ट थिंग आज के लेक्चर की वो है पॉइजन एंड लैपलास इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास ये लैपलास इक्वेशन। ये क्वेश्चन आता है इंडिपेंडेंटली, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखिए हमने ये काम शुरू करना है गाजिस लॉ से। गाजिस लॉ की जो डाइवर्जेंस फॉर्म है यहां से शुरू करना है, ठीक है जी। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह इसको यहां तक हम पहुंचेंगे। इस फॉर्मूले से आप बिस्मिल्लाह करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे ई की जगह पर। तो जब ई की जगह पे आप ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो डेल डॉट डेल, ऑब्वियसली डेल स्केयर वी बन जाएगा ये वाला, और डेल स्केयर वी का जवाब आएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप किसी एक ऐसे मीडियम के लिए बात करते हैं जहां रो का आंसर 0 है तो डेल स्केयर वी ये आपका क्या हो जाएगा 0, जब आपका चार्ज डेंसिटी यहां 0 है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी लैपलास इक्वेशन आपकी, दिस वन। और ये आपके पास आ जाती है पॉइजन इक्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। अलबत्ता एक चीज है, आप चाहें तो मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उनमें हो सकता है ये पोर्शन भी होगा, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें है वो मैं आपका साथ शेयर कर दूंगा, आई थिंक ये होगा यहाँ पर ये वाला पोर्शन जी। ये जी पॉइजन इक्वेशन और लैपलास इक्वेशन का एक प्रूफ है वही इतना ही है जो मैं अभी आपको करा चुका हूँ। तो ये भी आप कल ने पूरा बना बनाया क्वेश्चन है आपका, और ये पेपर में आपका एक सवाल आया हुआ है। जहां तक इसकी एप्लीकेशन का ताल्लुक है भाई, ये कहाँ यूज होती हैं, पोटेंशियल मालूम करने के लिए। यही काम हम कर रहे थे पीछे भी, यही काम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन देखें गाजिस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। गाजिस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए यूज होता है, लेकिन गाजिस लॉ वहां इस्तेमाल होता है जहां कोई फिजिकल थिंग मौजूद है। अब अगर आप स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्युनिकेशन में आप यूज कर रहे हैं, और वहां आपको उनका पोटेंशियल मालूम करना पड़ जाए, फिर आप इस किस्म की सिचुएशंस के लिए आप इन इक्वेशन को यूज करते हैं। इसका मतलब है हर लॉ की कहीं ना कोई लिमिटेशन आ जाती है, हर एक फॉर्मूले की। वो जहां उसकी लिमिटेशन आती है वहां से एक नया फॉर्मूला शुरू हो जाता है, नया कॉन्सेप्ट कि इसको इस तरीके से हल कर लेंगे। तो पॉइजन और लैपलास इक्वेशन ही का इस्तेमाल है कि इनके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल उन जगहों पे कैलकुलेट कर लेते हैं जहां गाजिस लॉ वगैरह आके क्या हो जाते हैं, अप्लाई नहीं हो पाते। ये इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि आप इसको जहन में कैसे बिठा के रखेंगे। पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आमतौर पे मैं कहता नहीं कि करो, लेकिन एक छोटी सी एप्लीकेशन है। लोकलाइज्ड फिक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल आपने निकालना है, फॉर्मूला -1/4πε0 Q/R के dr। अब ये वही है के Q/R का फॉर्मूला इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है। और इसमें अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं सिर्फ आपने समेशन यूज कर लेना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख लें। और वही समेशन है DQ, इसको जब आप रो की शक्ल में ले जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 2.29 बन जाती है। बस खत्म, एप्लीकेशन खत्म हो गई इसकी। यहीं तक ये एप्लीकेशन है इसकी। और इसी को पोटेंशियल की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हुए। तो ये वो एप्लीकेशन है जो मैं आपको अभी बता रहा था, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 29 से लेकर 30 तक सेम है, आप कर लें तो एक एप्लीकेशन आपकी तैयार हो जाती है। बाकी मजीद करने की जरूरत नहीं है, वो भी अभी तक ये आया नहीं है इतना पोर्शन। ये वाला पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ जाएगा तो देखी जाएगी, नहीं आता तो बस पीछे से जो आपका पोर्शन है इतना पर यही काफ़ी है करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया जी। सर ये जो एंड पे आपने थोड़ा सा हाँ, बताया है तो लाइक थोड़ा सा दोबारा बता देंगे प्लीज काइंडली। ये तो एंड पे आपने इसकी बात करें ना, इसकी सर ये जो एंड पे इंटीग्रल फॉर्म है एंड पे जो आई है वो वाली मुझे समझ नहीं आई कैसे आई है। मैं बता देता हूँ दोबारा से। ये आपके पास है V इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है E इंटू डेल्टा R।
वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ना, ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, माइनस साइन जी के सर। साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, उसी को अगर आप डेल्टा वी करेंगे तो वो ई इंटू डेल्टा आर बनता है। डेल्टा आर को यहाँ पे डी से शो कर दिया गया है। जब आप ये बनेगा डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इंटीग्रेट करोगे तो डी वी का डी कट जाएगा, खाली वी बचेगा। वी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, ये फॉर्म सामने जो लिखी है, और उसमें ई की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो के क्यू ओवर आर स्केयर आती है। इंटीग्रेट करेंगे तो आर का स्केयर है ना, अभी मैं पीछे करा के आया हूँ, वो क्यू ओवर आर बाकी बचेगा। ई के ठीक है वी सर, में करके समझ आ गई, समझ आ गई। पता लग गया। और उसके बाद बिल्कुल आगे जो कुछ है ना, वो यही चीज चल रही है मुसलसल, बस उसको कहीं समेशन से शो कर दिया, उसी समेशन को लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रल से शो कर दिया, और फिर क्यू को रो से शो कर दिया बिल्कुल डेंसिटी के साथ। ठीक है, बस ये चीज थी इसके बिल्कुल। अंदर। लेकिन जी आपका यहाँ चैप्टर खत्म हो गया जी, तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।